Hello बच्चों, how are you? Fine. Let us start our physics class. So बच्चों, in my last class we have discussed about combination of resistance. We have seen what is series combination and what is parallel combination. Okay. तो आज हम देखेंगे what are the factors affecting the resistance. That is very important topic. Factors affecting the resistance. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. कौन कौन से फैक्टर्स रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? राइट. तो मान लेते हैं जो वायर है, दिस इज वायर, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है. क्लियर. रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. तो बच्चों जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा ऑपोजिशन होगा. वायर जितना लंबा हम रखेंगे उतना ज्यादा ऑपोजिशन होगा. इसलिए हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर. फर्स्ट इक्वेशन. ओके. आल्सो बच्चों ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि जितना छोटा होगा वायर उतना लंबा होगा. राइट. ये एरिया जितनी छोटी होगी वायर उतनी लंबी होगी. तो जब वायर लंबी होगी तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विल बी मोर. तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया. नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. क्लियर. नोट कर लेंगे बच्चों इसको. मैं इसको मिटा रहा हूं. ओके बच्चों, तो इसको मिटा रहा हूं. तो बच्चों यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आती है, उस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी. ओके. तो और आर इज इक्वल टू रो L by A. तो इसका नाम है रो और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टिविटी. इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L by A. राइट. नाउ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी. तो बच्चों यहाँ इसी से हम रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू R A by L लिखते हैं. नाउ इसकी यूनिट होती है ओम. एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. लेंथ की मीटर. तो 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर. ये रेजिस्टिविटी की क्या हो गई? यूनिट. ओके. और हम ऐसा भी लिखते हैं ओम मीटर. तो इसकी यूनिट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है. रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर वायर. अगर हमारे पास 1 मीटर वायर है, मान लीजिए ये 1 मीटर वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी. और इसको ऐसा भी कहते हैं, इसी वायर का अगर हम इमेजिन करें यूनिट क्यूब, इस वायर का यूनिट क्यूब इमेजिन करेंगे तो उस यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी कहलाती है. क्लियर. तो बच्चों जैसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, राइट, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं तो सेल की जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं. तो रेजिस्टिविटी इसमें जितने भी यूनिट क्यूब होंगे सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. तो रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. राइट. और जो रेजिस्टेंस है ये इसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है. राइट. क्योंकि इसके जो यूनिट क्यूब होंगे वो फिक्स शेप के होते हैं. राइट. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी. तो आप ऐसे लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस एंड व्हाट इज इट्स यूनिट ओम मीटर. क्लियर. बता दो बच्चों इसको.
कभी कभी एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक वायर है, ये वायर है मतलब आयरन का, और ये भी आयरन की सीट, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है, राइट। तो ऑप्शन में कहता है कौन सा ऑप्शन सही है, R1 इज इक्वल्स टू R2, ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। कौन सी ऑप्शन सही है, कैन यू टेल मी? तो बच्चों ये तो सेम हो नहीं सकता, रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि ये भी आयरन की है, ये भी आयरन की है, तो आयरन की यूनिट क्यू का जो होता है उसका रेजिस्टेंस सेम होता है, तो ये सही हो सकता है। R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2, ये भी सही है भाई, रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करती है, तो उसका डायमेंशन इसका डायमेंशन अलग है, तो ये नॉट इक्वल, ये सही है, और ये तो गलत है। तो इस तरह से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइक है। और कभी कभी तो न्यूमेरिकल्स दे देते हैं इस फार्मूले पर, ρ इक्वल्स टू RA/L, न्यूमेरिकल्स। रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, एरिया कैसे निकालेंगे, πr², एरिया आप जब भी निकालेंगे πr²। ये जो वायर होती है इसकी जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, ये आपका रेडियस होता है, दिस इज द रेडियस। तो ये रेडियस आपको दिया रहेगा, नहीं तो डायमीटर दिया रहेगा, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो हियर वी कैन कैलकुलेट द ρ इक्वल्स टू πr²/L। यहाँ से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, प्लीज डू। क्वेश्चन इज फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ a wire resistance is N and diameter is 5 millimeter. The length of wire स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो रेजिस्टिविटी के ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलते हैं। जस्ट फार्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे। फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर हुज रेजिस्टेंस इज 10 ओम। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ एंड द लेंथ ऑफ वायर इज 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है। तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, वेरी सिंपल फार्मूला, right? R equals to rho and y. So rho equals to R A. R is 10 ohm. Area is pi r square. So pi r मतलब d/2. So that is 5/2 r 5/2 meter. Into 10 to the power -3 by r square, right, divided by length is 5 centimeter. Centimeter is 10 to the power r is 10 ohm, area is pi r square, so pi is r square, r is 5 millimeter, diameter is 5 millimeter, so radius is 5/2 millimeter, so milli is 10 to the -3, so 5/2 to -2 r square, and length is we solve it. Pi is 3.1. Okay. So 5 to 2 times here, 2 into 5, right? और ये 2 से ये 2 गया, right? So that is 5 into 10 to the power. ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा,
-6 + 2 -4 10⁻⁻⁴ ओम। आई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 तो फिर समथिंग आ जाएगा ओके। Now that is domestic wiring. Domestic wiring. हमारे घरों में वायरिंग कैसे होती है? तो पहली बात, हमारे घरों में वायरिंग पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल क्या होती है? घरों में वायरिंग पैरेलल कनेक्शन। कितनी वोल्टेज आती है? 220। कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? 50। ये हमारे घरों की ऐसी सप्लाई है 220 वोल्ट 50। पूरे इंडिया में तो यही डाटा चलता है। तो घरों में जो लाइन आती है मेन पोल से 3 वायर आती है। एक आती है लाइन वायर, एक आती है ब्रेक वायर, ब्रेक न्यूट्रल जिसे कहते हैं न्यूट्रल वायर, और एक आती है अर्थिंग वायर। लाइव वायर का कलर अक्सर रेड होता है, न्यूट्रल वायर का कलर अक्सर ब्लैक होता है, और अर्थिंग वायर का कलर अक्सर ओके। ठीक है बच्चों, अर्थिंग वायर का काम क्या होता है? तो सेव द इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी सामान को बचाने, हमारे घरों को ही बचाने के लिए। जब लाइटिंग में ठंडनी होती है तो इतनी ज़्यादा चार्ज आते हैं तो वो चार्ज मतलब अर्थिंग वायर से हमारे जमीन पे चले जाते हैं। या कोई जैसे टीवी फ्रिज हो गया राइट, इसमें भी चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी पे, तो अर्थिंग वायर के माध्यम से वो ग्राउंड में चले जाते हैं, जो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो लाइव वायर है जिसको फेज वायर कहते हैं, इस तरह से कनेक्शन आती है लाइक दैट पोल से। अंडरस्टैंड? यहाँ हम फ्यूज लगाते हैं। आपने फ्यूज देखा होगा, फ्यूज तो घरों के लिए जो फ्यूज का इस्तेमाल होता है 5 एम्पीयर। फ्यूज क्या है? फ्यूज इज एलॉय। फ्यूज एक एलॉय होता है टीन का, राइट, टीन का और आपके कॉपर का एलॉय होता है। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। तो फ्यूज हम जो घरों पर लगाते हैं 5 एम्पीयर। तो अगर इससे ज़्यादा करंट आएगी लाइव वायर से तो ये फ्यूज टूट जाएगा और हमारा बाकी का सामान बच जाएगा। तो बच्चों इसके बाद जो आता है वो मीटर बॉक्स, मीटर स्केल जो होता है जिसमें रीडिंग हम लेते हैं, एंड देन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स निकालता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, इसमें मीटर बॉक्स रीडिंग, मीटर रीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और यहाँ पे हर एक रूम की क्यू हर एक कमरों में चला जाता है। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायरिंग होती है। तो इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक वायरिंग किस कनेक्शन में होती है? नंबर 1 पैरेलल कनेक्शन। कितने वोल्टेज एंड सप्लाई, वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी घरों में आते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। कितने किस्म के वायर आते हैं हमारे घरों में? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर, राइट। लाइव वायर का कलर रेड होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है, अर्थिंग वायर का कलर ग्रीन होता है। तो रेड वायर होता है, इसी में करंट होते हैं। ये आपका लाइन वायर ये रेड है, ये ब्लैक है। तो इसी जिसमें मेन करंट होता है उसी में हम फ्यूज लगाते हैं, राइट। फ्यूज अक्सर जो घरों में लगता है 5 एम्पीयर का, और जो हीटर में फ्यूज लगता है, हीटर का आपने देखा होगा सॉकेट बड़ा होता है, वो सॉकेट 15 एम्पीयर का होता है। तो उसमें जो फ्यूज लगाते हैं वो 15 एम्पीयर का होता है। तो हमारे घरों में 2 किस्म की फ्यूज चलती है, 5 एम्पीयर एंड 15 एम्पीयर, राइट। 15 एम्पीयर हीटर के लिए, 5 एम्पीयर ताकि अपार्टस के लिए। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। इट इज मेड ऑफ एलॉय। एलॉय इसका काम क्या होता है? जब हैवी करंट आएगी तो ये यहाँ ब्रेक हो जाता है, तो बाकी मेरा जो रूम है, जो मेरा घर है, वो सेफ रहता है, राइट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होती क्योंकि यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाता है, क्लियर। अंदर यहाँ से मीटर रीडिंग होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपने देखा होगा हर एक कमरा का अलग अलग फ्यूज होता है, और पूरे कमरे में
ऑल रूम्स आर कनेक्टेड टू पैरेलल, सब कमरे में 220 वोल्ट ही जाती है क्योंकि बिकॉज इट इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हमने देखा कि वोल्टेज सेम रहती है, राइट। सो इन आवर हाउस डोमेस्टिक वायरिंग वी यूज पैरेलल कनेक्शन। और जो कभी कभी इसमें दो किसी में प्रॉब्लम होती है, एक को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, एक को कहते हैं वन इज शॉर्ट सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक किस्म का प्रॉब्लम है जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वायर आपस में टच हो जाते हैं। व्हेन द टू wire, live wire and neutral wire, they touch each other, then we get very large current, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, which is very dangerous current। और दूसरा होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लो एक ही प्लग है, मेरे पास एक प्लग है, यहाँ से मैंने एक एक्सटेंशन कोड लगा दिया है और इस एक्सटेंशन से हमने तमाम कनेक्शन दिए हैं, तो क्या होगा कि इस बोर्ड इसके प्लग पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और ये पॉइंट होता है जल जाएगा। ओवरलोडिंग इसको कहते हैं, मतलब हम एक ही पॉइंट से बहुत सारे अपार्टमेंट्स को लगा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो ये दो अक्सर समस्या होती है इन इलेक्ट्रिक घरों में, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट है। और कभी कभी आप देखा होगा कि लाइन नहीं चल रही है, कहीं दो तार आपस में जुड़ गए, कहीं आपने देखा होगा कि पानी में करंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ भी क्या होता है कि वो जो लाइव वायर है जिससे करंट पास होता है वो किसी न किसी मैकेनिक बॉडी से टच कर रहा है, तो जिससे पानी में भी करंट आ रहा है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम एक ही जगह से बहुत सारे एपरेटस को यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा सबके लिए अलग अलग बोर्ड बने होते हैं, अगर हम एक ही बोर्ड से बहुत सारे एपरेटस यूज़ करें तो वो बोर्ड मेरा जल जाएगा, जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड हाउ इन अवर डोमेस्टिक वायरिंग व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड, राइट। तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। मिलता नाम तो आप प्लीज एनसीईआरटी की किताब देखेंगे और उसमें लास्ट जो पार्ट है डोमेस्टिक वायरिंग, उसका डायग्राम को अभ्यास कर लेंगे और थोड़ा उसको एक बार रीडिंग लगा लेंगे। ओके, वैसे मेरा वीडियो काफ़ी है, मैंने सब कुछ बता दिया है इसमें, बट इवन देन इसको आप रीडिंग एक बार लगा लेंगे, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9 के लिए हमने इसमें कम से कम 3 वीडियो डाले हैं। मैंने बच्चों जानबूझ के वीडियो कम समय का डाला है ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, आप बहुत कम समय में ही आप अपना फिजिक्स खत्म कर सकते हैं। जब भी इच्छा करे आप देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, राइट। हम चाहते तो 1-1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हमने देखा कि स्टूडेंट्स गेट बोरिंग महसूस होता है हमको, राइट। और समझ में भी चीज़ें नहीं आती है, तो क्योंकि अभी क्लास 10th के बच्चे हो आप, तो आप धीरे धीरे समझ दीजिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अब तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है। इन माई नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस चैप्टर से जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज सपोर्ट मी, हेल्प, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी, एंड पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।